And welcome back to SK Monicus, and we're back again once again with another topic, and this is again work energy and power. And work energy and power may will proceed further. We have also learned about elastic potential energy and about conservative and non conservative forces, कैसे दो काइंड की फोर्स किसी भी सिस्टम पे एक्ट करते हैं, एंड अगर ये फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं तो ऑब्वियसली इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कह सकते हैं, मतलब इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होती है। एंड अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो टोटल वर्क डन होता है सिंस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ जीरो नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन इस सिस्टम से मैकेनिकल एनर्जी स्पेसिफिकली डिक्रीज करती है। कुछ केसेस में मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है। मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जैसे डिसिपेटिव फोर्सेस कहा जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि जो हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं इसमें भी बेसिकली एक कैटेगरी होती है डिसिपेटिव फोर्सेस की। वी हैव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इसमें कैटेगरी होती है डिसिपेटिव फोर्सेस की। डिसिपेटिव फोर्सेस वो काइंड के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट्स नॉट द टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, सो आई रादर नॉट डिनोट इट विद द सिंबल बट राइट इट। किसी भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज करती है। तो अगर आपके पास किसी भी सिस्टम पे डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट करें, यू हैव टू लर्न कि अराउंड अ क्लोज्ड साइकिल, जब आप अगर एक क्लोज साइकिल कंसिडर करते हो, डिसिपेटिव फोर्सेस का वर्क जीरो नहीं होता है बट इट इज सम नॉन जीरो वैल्यू, एंड ये सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। दैट ओनली इम्प्लाइज कि जो E2 होता है दैट इज लेसर देन E1। फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कुछ ऐसी भी फोर्सेस होती हैं जो कि सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है, but will not mainly focus on that, and dissipative forces obviously इसके common example friction and air drag है। air drag या फिर air resistance, whatever you are considering, तो these are basically some dissipative forces जो कि non conservative forces की category में आते हैं। Now what we'll consider is about energy and कैसे इसे conserve किया जा सकता है even when there are non-conservative forces acting on the system। तो वे सा कि जब तक conservative forces act कर रही हैं, जब तक conservative forces act कर रही हैं तब तक आप क्या लिख सकते हो कि जो total mechanical energy होती है it is constant, K1 plus U1 आप K2 plus U2 के इक्वल कर सकते हो। यहाँ पे if we look what do these terms actually signify, यहाँ पे this definitely means half m1 v1 m v1 square, मतलब इस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन यू हैव इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh1 प्लस हाफ kx1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं दो काइंड की पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर रहा हूँ, द ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। इसमें से कोई भी एग्जिस्ट कर सकती है इन केस दोनों एग्जिस्ट करें, मतलब अगर आपके पास एक ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि सीलिंग से अटैच्ड है, एंड ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये बेसिकली अप एंड डाउन मोशन करे, यहाँ पे इलोंगेशन भी हो रहा है जिसकी वजह से सिस्टम में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, एंड इसका रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ द ग्राउंड से भी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, बट देयर कैन बी इवन अदर केसेस, एंड दूसरी भी काइंड की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, बट हियर आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ टू ऑफ देम। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सिग्निफाई करते हैं, एंड दिस ऑब्वियसली द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी को हम लोग कंजर्व तो कर सकते हैं, बट इन केस मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग किसी ब्लॉक को रब करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है एंड इसको आपने एक वेलोसिटी दे दिया, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर v से मूव करता है, एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर मैं यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिख दूँ, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। अगर पॉजिटिव एक्सेस इस साइड लिया जाए, मैं इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सेस ले रहा हूँ, माइनस म्यू जी इस बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी जो कि ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जेक्ट कवर करेगा
बिफोर कमिंग टू रेस्ट हमें पता है ये क्या होगा, अगर इनिशियल स्पीड इसकी v थी सो इट इज v ओवर में हो जाएगा टू म्यू जी। दैट इज द थिंग, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस विल बी v स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इजिली। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जेक्ट कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है बाय फ्रिक्शन, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सरफेस है हमारा ये ग्राउंड एंड ये ऑब्जेक्ट, इवन ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस जो कि स्लाइड करता है ये हीट अप कर जाता है। फिर लुकिंग एट इट ऑब्वियसली हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिक्रीज करती है एंड यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई रिलेशन है नहीं, इसका बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है। इसमें अगर आप देखते हो तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करती है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की एलिवेशन चेंज नहीं कर रही है एंड ग्रेविटी ऑब्वियसली सिर्फ नीचे है, तो जो वर्टिकल चेंज होगा इन इट्स हाइट और एलिवेशन सिर्फ वही मैटर करता है फॉर एनी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्रिक्शन एक काइंड का नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो क्या हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है इसे समहाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में नहीं काउंट किया जा सकता, बट देन वी थिंक ऑफ अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। सच हमें पता है ये डिक्रीज कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट हीट अप भी कर रहा है, सो रिलेटेड टू दिस हीटिंग अप हम लोग एक नई काइंड की एनर्जी बोल देते हैं एंड विच एक्चुअली एग्जिस्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर ये ऑब्जेक्ट हीट अप कर रहे हैं वी से कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिक्रीज करी एंड जैसे फ्रिक्शन इस पे वर्क कर रहा है, वर्क का बेसिकली मतलब क्या होता है, वर्क जब कोई भी ऑब्जेक्ट करता है या फिर कोई भी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे वर्क करता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क यही करता है कि ये बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्टिंग और एक्सर्टिंग सम फोर्स, वर्क इज समहाउ अ प्रोसेस कि कैसे वो उस सिस्टम की एक काइंड की एनर्जी को दूसरी काइंड की एनर्जी में चेंज कर सकता है। जहाँ लाइक फॉर एग्जांपल जब ग्रेविटी वर्क करता है, व्हाई डज ग्रेविटी वर्क, वर्क समहाउ इज द प्रोसेस कि जब ग्रेविटी वर्क करेगा ऑन अ बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन अपवर्ड, इसकी काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मीन्स वर्क। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन वर्क करता है ऑन दिस ऑब्जेक्ट तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करते जाता है एंड व्हेन दैट हैपेंस सो ऑब्वियसली वी नो कि इसको हम लोग समहाउ इस टोटल एनर्जी को अभी भी कंजर्व रख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी ये अभी भी कंजर्व होगी। सो इट समहाउ विल हैव टू राइट ओवर हियर कि ये जो दिस वन एनर्जी प्लस इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस इक्वल्स दिस प्लस इसके इनिशियल फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं लिखता हूँ ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अभी जाके हीटअप हो गया, पहले एंटायरली कूल्ड डाउन था 0 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली हमें पता है इनिशियली इसके पास हीट थी, कुछ वार्म थी, लेकिन जैसे ये इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई इसकी हीट और राइज कर गई, इंटरनल एनर्जी और राइज कर गई। सो हियर व्हाट वी कैन राइट इज कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल इंटरनल एनर्जी will be equal to the final kinetic energy plus final potential energy plus final internal energy। एंड ये जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ऑब्वियसली अगर दूसरे काइंड के फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट आई एम जस्ट राइटिंग टू शो दिस टू यू कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये समहाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंक्लूडेड है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इंक्लूडेड है, मतलब अगर हमारे फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव नहीं बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं तब भी समहाउ हम लोग टोटल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी बट द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ग्रेविटेशनल, इलास्टिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई भी दूसरी फॉर्म की एनर्जी है, एंड अगर यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है
तो उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से भी रिलेटेड कोई काइंड की एनर्जी, जैसे फ्रिक्शन को रिलेट किया जाता है इंटरनल एनर्जी से, एयर ड्रैग को भी समहाउ इंटरनल एनर्जी से ही रिलेट किया जाता है। सो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एंड दिस विल नेवर चेंज। And this isn't the law of conservation of mechanical energy. This is the law of conservation of energy as a whole. क्योंकि ये लॉ हमेशा इन ईच एंड एवरी केस बेसिकली यूजफुल होता है, एंड इट इज एक्चुअली वैलिड इन ईच एंड एवरी केस। एंड अगर आप ये लॉ बेसिकली देखते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस से फैक्ट करिए, so it just again reduces to this equation, non-conservative forces you just have to conserve energy to solve so many problems. Work, energy and power इस पूरे चैप्टर में if you look what is the most important principle, this is obviously the most important principle, and most जो हमारे questions होते हैं, problems होते हैं, इसी basically equation से या फिर इसे statement that the total energy of a system is always conserved, is always constant, इसी से solve होते हैं, and it is a very important principle, in fact one of the most important principle जो कि आप ever physics में पढ़ने वाले हो। That was my today's topic over conservation of energy, and we'll be continuing with the topic, and that was all for today, and thanks to all viewers.